हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको बीएससी थर्ड ईयर का जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी यूनिट 3 अपन स्टार्ट कर चुके थे। ये आपका लेक्चर है 40। लास्ट लेक्चर में अपन स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देख चुके थे। इस क्लास में अपन देखेंगे कि तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन। तो आपके पास तरंग फलन है साई, उसके बारे में क्या करना है। तरंग फलन साई के बारे में क्या करना है आपको, उसकी परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध अपने को ज्ञात करने हैं। तो पहले जो छोटी मोटी चीजें हैं वो देख लेते हैं अपन सबसे पहले तो जानते हैं कि किसी भी तरंग फलन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साई आर टी द्वारा। किसी कण का कोई भी फलन है, स्थिति आर तथा समय टी पर जो तरंग फलन होगा वो साई होगा। जो साई होगा वो संपूर्ण व्यवहार को बताएगा कण के। इसको बोलते हैं अपन प्रायिकता आयाम भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन प्रायिकता आयाम, क्योंकि साई के एम्पलीट्यूड द्वारा ही, याद करो फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट जब स्टार्ट की थी, उसमें बोला था कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा प्रायिकता का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके थ्रू अपन प्रायिकता ज्ञात करते थे पी आर टी, जो कि क्या थी, टाइम इंडिपेंडेंट आ चुकी थी। कितना वैल्यू था, पी आर। तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर। किसी कण की स्थिति आर तथा समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता का जो मान होता है मॉड ऑफ साई आर टी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और इस प्रायिकता को अपन बोलते थे या बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। क्या बोलते हैं, प्रायिकता घनत्व। तो अगर ऐसे आपके नाम आ जाए कि प्रायिकता आयाम का मान बताइए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, तरंग फलन, अवस्था फलन या आइगेन फलन साई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रकार प्रायिकता घनत्व यानी पीआरटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दो बात थी। पहली कि जो साई है वो एकमानी फलन होना चाहिए। साई कैसा फलन होना चाहिए, एकमानी फलन होना चाहिए। तो इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। कैसे होगा एकमानी फलन, देखिए अगर साई का मान एकमानी है, इसका मतलब है कि कण के स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका मान भी कितना होगा, एक ही होगा। अब यदि मैं 2 रख देता हूं साई के मान, यानी स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। 2 वैल्यूज आ जाएंगे, एक पे मान लिया 0.5 और एक पे मान लिया 0.7। एक ही स्थिति है, एक ही टाइम पे मेजर कर रहे हैं उस कण की प्रायिकता के बारे में। तो ये क्या होगा, गलत साबित होगा। क्योंकि क्या हो सकता है, केवल साई का मान एकमानी ही होगा, यानी एक स्थिति और एक समय पर उसका जो वैल्यू होगा वो सिंगल वैल्यूड होगा। अन्यथा क्योंकि जिससे क्या होगा, प्रायिकता का मान 1 आ जाएगा। संपूर्ण आकाश में प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। सेकंड, साई होता है वो परिमित होता है या फाइनाइट होता है। ये हो गया सिंगल वैल्यूड और ये आपका साई फाइनाइट। क्यों होगा साई फाइनाइट, क्यों होगा, ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि किसी स्थिति आर और समय टी पर जो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कभी भी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। कभी भी क्या होगी, इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर प्रायिकता का मान अगर इनफाइनाइट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कितनी वैल्यू रहती है 0 से 1 तक। इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं इन दोनों के बारे में। साई एकमानी होगा, साई परिमित होगा स्थिति आर और टी पर, क्योंकि ये प्रायिकता 1 होती है और आर टी पे प्रायिकता का मान कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक होती है प्रायिकता 1। यदि कंप्लीट में संपूर्ण आयतन में लेता हूँ तो प्रायिकता कितनी होगी, मैक्सिमम 1। इनफाइनाइट तो कभी भी नहीं हो सकती।
एक आपको बताया था कि इसका मान सम्मिश्र हो सकता है, मोस्ट ऑफ केस में सम्मिश्र लेंगे यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लेंगे यानी आयोटा वाली लेंगे मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है, साई का मान। एक बोला था कि ये वैल्यू जो होती है वो वर्ग समाकलनीय होती है, ये तो केवल इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, इसी का सातत्य जो परिसीमा प्रतिबंध अभी चर्चा ही नहीं किया अपन ने उसके बारे में। तो वर्ग समाकलनीय होता है क्योंकि जो प्रायिकता निकालने के लिए क्या चाहिए, इसके वर्ग का स्क्वायर चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए अप्रसामान्यीकरण प्रतिबंध भी अगर ज्ञात करना है तब भी उसका स्क्वायर करना है। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करनी है किसी भी ऑपरेटर के संगत या किसी भी गति के चर की, तब भी मेरे को उसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा। और स्क्वायर का क्या करना है, फिर समाकलन करना है। तो समाकलन इज नेसेसरी, इंटीग्रेशन इज नेसेसरी फॉर साई, और साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है। अब अपन देखते हैं श्रोडिंगर समीकरण पे आते हैं। पहले तो क्या थी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी के बराबर। तो क्या है कि यहाँ पे जो साई है उसका अगर मैं इसको वन डायमेंशन में मानता हूं तो एक्स में होगा या वाई में या जेड में, और थ्री डायमेंशन में तो एक्स वाई जेड में तीनों में होगा। तो यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है, अब चूंकि क्या है, चूंकि साई आपका परिमित है, साई क्या है आपका परिमित है, उससे क्या होगा, डेल साई भी परिमित होगा, उसका इंटीग्रेशन भी तो क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। और जो डेल स्क्वायर साई है वो भी क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। अगर साई परिमित है, डेल साई परिमित है, तो डेल स्क्वायर साई भी क्या होगा, परिमित होगा। और यदि डेल स्क्वायर साई परिमित है तो डेल साई क्या होगा आपका, सतत होना चाहिए। ये पूरा एक स्टेटमेंट बोल सकते हो। यदि साई परिमित है तो डेल साई भी क्या होगा, परिमित होगा। और यदि डेल साई भी परिमित है, फाइनाइट है, वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रही है, तो डेल स्क्वायर भी क्या होगा आपका, फाइनाइट होगा। अगर डेल स्क्वायर साई फाइनाइट है तो डेल साई क्या होगा आपका, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि अगर मैं डेल साई का सतत का मतलब क्या है कि जो डेल साई ओवर डेल एक्स, डेल साई ओवर जो डेल वाई और डेल साई ओवर डेल जेड वो होंगे सतत, कंटिन्यूअस वैल्यू होगी उनकी। इसी प्रकार साई भी जो होगा वो भी क्या होगा आपका, सतत होगा। अब यदि ये हो जाता है असतत, डिसकंटिन्यूअस, अभी इसका मतलब भी बताऊंगा, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साई कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट आ गया इसमें डेल स्क्वायर का वैल्यू या साई का वैल्यू डेल स्क्वायर साई का, तो श्रोडिंगर समीकरण कोई काम की नहीं रही, क्योंकि इनफाइनाइट आ गया इसमें, तो डेल स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो जो कि पॉसिबल अपन नहीं लेंगे या लेना भी नहीं चाहते। तो डेल साई का वैल्यू कभी भी असतत अपन नहीं लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, ये वाला समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक साई फलन है, तरंग फलन है, दो पॉइंट्स है आपके पास ए और बी, ठीक है। सतत का मतलब क्या है कि साई ए इक्वल टू साई बी होगा। दो पोजीशन है आपकी ए और बी, दोनों पर मेरे को तरंग फलन का मान देखना है। तो यदि साई ए इक्वल टू साई बी आ जाता है, यानी कि ये क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, एक तरह से कंटिन्यूअस है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सतत का मतलब क्या होता है, आपने सतत ग्राफ भी देखा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने बोला था, जो वक्र होता है वो कंटिन्यूअस प्राप्त होता है, सतत प्राप्त होता है, यानी कि जो ग्राफ है बिल्कुल बीच में नहीं टूटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, साई ए इक्वल टू साई बी। अब चूंकि साई आपका कंटिन्यूअस है, या मैं एक तरह से बोल रहा हूँ साई के बारे में मैं केवल फाइनाइट बता रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई आपका क्या है, फाइनाइट है,
क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो डेल स्क्वायर साई क्या है आपका? फाइनाइट। उसके कारण क्या है? साई आपका कंटिन्यूअस है, सॉरी डेल साई। डेल साई क्या है आपका? कंटिन्यूअस है, सतत है, यानी कि इनके मान क्या है आपके? सतत। कैसे हैं कि दो पोजीशन है आपकी ए और वी, ए और बी। तो अगर मैं ए और बी पर किसकी वैल्यू देख रहा हूं? डेल साई ओवर डेल एक्स की, तो वो क्या आएगी? आपको समान प्राप्त होगी, यानी कि डेल साई ओवर डेल एक्स एट ए इक्वल टू डेल साई ओवर डेल एक्स एट बी। ये आपकी वैल्यू क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है? एट ए और एट बी द वैल्यू ऑफ डेल साई ओवर डेल एक्स विल बी सेम और इक्वल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगातार चेंज नहीं हो रही है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो डेल साई ओवर डेल वाई एट ए इक्वल टू डेल साई ओवर डेल वाई एट वी। ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। तो फिर समझ गए इसका मतलब क्या है कि डेल स्क्वायर साई फाइनाइट है, तो डेल साई क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस होगा। प्रत्येक बाउंड्री पर, प्रत्येक परिसीमा पर, जितनी भी अपन परिसीमा लेंगे वहां पर इसका मान क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये आगे अपन आगे बात भी आएगी, सबसे पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पे ये सपोज करना एक बाउंड्री है आपकी, यहाँ पे फलन का मान है साई 1, यहाँ पे फलन का मान है साई 2, और ये है x इक्वल टू ए। कोई भी पोजीशन ले ली तो क्या है? साई भी आपका कंटिन्यूअस है, साई भी क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा? एट x इक्वल टू ए, या तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एट x इक्वल टू ए यदि साई 1 इक्वल टू साई 2 है, दोनों तरंग फलनों का मान क्या है? समान है, तब भी अपन बोलेंगे कि जो साई है वो क्या है आपका? सतत है। ऐसे तो बोलोगे एट x इक्वल टू ए साई 1 इक्वल टू साई 2 विल बी सेम, देन साई विल बी कंटिन्यूअस। इफ द वैल्यू ऑफ साई 1 एंड साई 2 is same at x equal to a, then the value of psi will be, the psi will be continuous. अगर साई कंटिन्यूअस है तो डेल साई भी मैं बोल चुका हूं कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि डेल साई 1 ओवर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डेल साई 1 ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 2 ओवर डेल एक्स। ये क्या होगा? सेम होगा। कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए, और ये भी कहां पे होगा? एट एक्स इक्वल टू ए पर। इसके अलावा मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बाउंड्री आने पर भी साई 1 इक्वल टू साई 2 होगा, इसका मान चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जहां पे भी आपको विभव का मान अनंत दिखाई दे, जहां पे भी विभव का मान अनंत दिखाई दे वहां पे फिर हो जाएगा श्रोडिंगर समीकरण में यदि विभव का मान इनफाइनाइट आ जाएगा तो श्रोडिंगर समीकरण एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा? उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा। तो क्या होगा? v इक्वल टू 0 पर अपन बोल देंगे साई इक्वल टू क्या होगा? 0। v इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा? साई इक्वल टू 0। अनंत विभव क्षेत्र में कण का जो पाए जाने का जो मान है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? 0। एक्चुअली ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोबेबल बात कर रहा हूं। तो क्या होगा? v इक्वल टू इनफाइनाइट एट v इक्वल टू इनफाइनाइट साई विल बी 0। तो देखिए क्या क्या मैंने परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध बताए हैं, ये कंटिन्यूटी हो जाएगा। और इस बाउंड्री पे देख रहे हैं तो ये बाउंड्री कंडीशन भी हो गई एक तरह से। क्या हो गई? बाउंड्री कंडीशन भी हो गई। तो देखिए क्या बोले हैं, क्या क्या कंडीशन अपने को देखनी है परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध की। पहला, साई क्या होना चाहिए? एक मानी। दूसरा, साई कैसा होना चाहिए? परिमित। तीसरा, साई क्या होना चाहिए? वर्ग समाकलनीय। चौथा,
साई क्या होना चाहिए, साई होना चाहिए आपका परिमेय, तो है लिख ही दिया मैंने, सतत होना चाहिए। साई क्या होना चाहिए, सतत। अगर साई सतत है तो डेल साई ओवर डेल एक्स, डेल साई ओवर डेल वाई, डेल साई ओवर डेल जेड भी क्या होंगे तुम्हारे, सतत होंगे। एक छठी बात है जो कभी लिखते नहीं है इसमें वैसे, एट v इक्वल टू इन्फाइनाइट द वैल्यू ऑफ साई विल बी सेम, 0। तो ये आपकी 5-6 जो भी वैल्यूज है या प्रॉपर्टी है, ये किसके अंतर्गत आती है, तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध के। तो वही तरंग फलन साई एक्सेप्टेबल होगा जो इन प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा। तो देखिए ग्राफ में कुछ बना रहा हूं ग्राफ, और मेरे को आप बताइए ये वाले ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो एट इनफाइनाइट, एट x इक्वल टू इनफाइनाइट साई विल बी 0, एट v इक्वल टू इनफाइनाइट एंड एट x इक्वल टू इनफाइनाइट साई विल बी 0। क्लियर? तो ये मान लिया मैंने x है, ये मान लिया मैंने साई है, ठीक है। तो ये वाली मैं वैल्यू ले रहा हूं एक, मेरे को बताइए ये वाली वैल्यू सही है या नहीं। ये वाली वैल्यू सेम है या नहीं, या इसको हटाइए। ये आपका साई है, ये आपका एक्स है, यहां से लेके चले और ये जा रहा है इधर बिल्कुल 0 पे। कहाँ जा रहा है, बिल्कुल 0 पे। तो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या इसको अपन साई में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। एक आपका साई है इस प्रकार का, साई और एक्स में ही ग्राफ है। एक आपका है ये आपके साई है, ये एक्स है, ये साई है, ये एक्स। एक मेरे को बताइए ये वाला वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। चार ग्राफ है आपके पास, तो पहला वाला एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पहला वाला एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू है वो अपने को मैटर नहीं करता है, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे x का मान इनफाइनाइट जा रहा है इसका वैल्यू क्या जा रहा है, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यानी क्या होगा, एट x इक्वल टू इनफाइनाइट साई विल बी 0, ठीक है। ये वाला एक्सेप्टेबल है, ये वाला है या नहीं है। देखिए ये यहाँ पे गया और यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी इसकी कंटिन्यूटी टूट गई, सतत ना रहकर ये क्या हो गया, असतत हो गया, क्योंकि बीच का वाला पार्ट गायब है, यानी क्या हो गया, ये अनएक्सेप्टेबल हो गया। ये वाला भी अनएक्सेप्टेबल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे तो साई की वैल्यू ये भी है और ये भी है, यानी 2 साई के मान है, साई 1 और साई 2, और मैंने बोला है क्या होना चाहिए, एक मान ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये वाली है या नहीं, ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ से स्टार्ट किया और ये देख लो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है इसका मान क्या होता जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जाता जा रहा है। तो पहली बात तो साई परिमित होगा, इनफाइनाइट हो नहीं सकता। दूसरी बात कि एट x इक्वल टू इनफाइनाइट साई शुड बी 0, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साई का मान 0 नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध है, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आए। आगे का अगला टॉपिक है एक बिंदीय बॉक्स में कण। नोट्स अपने खुद बनाओगे, खुद के हिसाब से बनाओगे तो काफ़ी बेटर है, वरना तो हम आपको नोट्स जो प्रोवाइड करवाएंगे उसमें तो जो भी होगा वो सीधा सीधा लिखा जाएगा।
क्वांटम ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको खुद अपने हिसाब से सोचना समझना पड़ता है। तो एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण। तो सपोज करना एक कण है आपका और उस कण के संगत जो तरंग फलन है उसका वैल्यू कितना है, साई। और वो x एक विमीय है तो केवल x ले लो या y ले लो या z ले लो, तो मैं x ले रहा हूं सुविधा के लिए। वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a वाले क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a वाले क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी कि ये आपका एक कण है, ये सॉरी वन डायमेंशन है, ये आपकी x है, ये है आपका x इक्वल टू 0, ये क्या है आपका x इक्वल टू 0 और ये आपका x इक्वल टू a। तो इनके बीच में कोई कण है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और उस कण का वेग v हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक तो विभव का मान कितना है, 0 है। यानी यहाँ पे इस वाले रीजन में जो विभव का मान है वो कितना है, 0 है। तथा x लेस देन n इक्वल टू 0 तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू a पर विभव का मान कितना है, इनफाइनाइट है। एक तरह से बोल दो विभव रोधिका विभव दीवार बना दी। इमेजिन करना क्या किया है, x इक्वल टू 0 और लेस देन 0 पे, x इक्वल टू a और x ग्रेटर देन a पर क्या बना दिया, एक विभव रोधिका बना दी कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार की, जहां पे विभव का मान कितना है, इनफाइनाइट। यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे, यहाँ से आगे, यहाँ पे, यहाँ से आगे। ये ऐसे मत सोचना एक दीवार खड़ी कर दी है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं। अगर बोलोगे आप दीवार तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, y भी या z भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने को। क्या है, ये है आपका एक, ये x है, ये मान लिया मैंने x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है। ऐसे मानो कि जो लाइन बनी है वो केवल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। कुआं खाई कुछ भी कैसे मान लो, इधर भी खाई वगैरह कुछ भी मान लो। तो जो कण है वो बाउंडेड है यहां से यहां तक ही गति करने के लिए, वो इससे आगे जा ही नहीं सकता, वो इससे आगे जा ही नहीं सकता। समझ आ रहे हो, ये इनविजिबल दीवार बना दी है एक तरह से मान लो, तो वो क्या करेगा, यहीं पे ऐसे गति करता रहेगा। अब एक्चुअली क्या है कि एक होता है टनलिंग इफेक्ट, उस को भी पार कर जाएगा, वो आगे के अपन टॉपिक्स में देखेंगे जब अपन पोटेंशियल स्टेप या आगे की जो बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a कण है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। विभव इक्वल टू v इक्वल टू इन्फिनिट मान लिया, इनविजिबल दीवार मान ली, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a और लेस देन पे। तो अगर मैं गणितीय रूप में लिखता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में, किसमें, गणितीय रूप में, तो v का मान जो विभव है उसका मान कितना है, 0। कहाँ पे, जब x का मान लेस देन 0 है एंड सॉरी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन a है। इससे तो ज्यादा है और इससे क्या है, कम है। और v का मान इनफाइनाइट है कहाँ पे, x इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 पर भी और 0 के बाद भी, और x ग्रेटर देन इक्वल टू a पर। विभव का मान क्या होगा, इनफाइनाइट के बराबर। तो ये अपन बात कर चुके हैं, कोई कण है जिसका तरंग फलन साई है, वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a यानी एक विमीय दिशा में गति कर रहा है, जहां x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जो आपका कण है उसके
विभव का मान जिस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a में गति कर रहा है वहां पे विभव का मान कितना है, 0 है। जबकि v इक्वल टू 0, v इक्वल टू इन्फिनिट पे, यानी x से इधर की साइड जाओ, इधर से इधर की साइड जाओ, v का मान क्या है, इन्फिनिट। और देख लेना v इक्वल टू इन्फिनिट पे अपन क्या जानते हैं, साई इक्वल टू कितना होता है, 0 के बराबर। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन श्रोडिंगर समीकरण, उसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले श्रोडिंगर समीकरण आपको सबको याद होनी चाहिए, कितनी कौन क्या है, वन डायमेंशन के लिए माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल x2 प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ई साई या आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी, तो ई आपका आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी है। ई को क्या लिखते हैं अपन, आयोटा एच कट डेल साई या डेल ओवर ई इक्वल टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी के बराबर। ठीक है, तो ये आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो अपने को पहली बात तो ये श्रोडिंगर समीकरण कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे, एट वी इक्वल टू इन्फिनिट। ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे और यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कहाँ के लिए, x लेस देन 0 इक्वल टू ए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए ये श्रोडिंगर समीकरण एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इससे आगे के अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या है एक विमीय बॉक्स में कण के बारे में चर्चा। थैंक यू।